Hello student, this side Muslim Aslam. Our next topic is space complexity and time complexity. BTech third year student. आपने डामे एनालिसिस एल्गोरिथम की थी, उसके 2 फैक्टर थे, इनपुट साइज और रनिंग टाइम। इनपुट साइज और रनिंग टाइम को सॉल्व करने के लिए इसमें क्या चीज़ आती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है। आपने ये प्रीवियस लेक्चर में देखा था। तो अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हम बारे में बात करते हैं। क्या होता है कि एनालिसिस एल्गोरिथम के 2 फैक्टर होते हैं, इनपुट साइज और रनिंग टाइम। इनपुट साइज और रनिंग टाइम में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी घटती बढ़ती रहती है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की क्या होती है। तो देख लीजिए आप, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में क्या हो रहा है कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी द अमाउंट ऑफ स्पेस रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिथम और प्रोग्राम इज कॉल्ड एज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड इट डिपेंड्स अपॉन इनपुट साइज एन। ये डिपेंड होती है इनपुट एन पे, मतलब कोई भी इनपुट का साइज़ है वो एन। ठीक है, तो आप इसमें क्या देख रहे हो कि किसी भी एल्गोरिथम या प्रोग्राम को रन करने के लिए या लिखने के लिए जितना भी स्पेस रिक्वायरमेंट होता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहलाता है। ठीक है, जैसे आपने माना कि कोई भी प्रोग्राम है, उसको रन कराने के लिए आपका जितना स्पेस आपको रिक्वायरमेंट होगा वही आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहलाएगा, और ये डिपेंड होता है इनपुट साइज़ पे। ठीक है, इनपुट पे डिपेंड करता है। तो हम मैंने इधर दिखाया आपको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। देखिए, मैंने एक एग्जांपल लिया, आपको प्रीवियस लेक्चर में भी एग्जांपल के थ्रू बताया था कि अगर n=4 है, n=4 है तो स्पेस कम लगेगा, रन टाइम जो होगा वो कम लगेगा, और आपका लिखने का टाइम भी कम होगा। ठीक है, रन होने में भी स्पेस कम लगेगा या लिखने में भी स्पेस कम लग रहा है। और अगर आपका n=1000 है, अगर n=1000 है तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्पेस, अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, तो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत डिपेंड करती है। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन। जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो आना ही आना चाहिए आपको, क्योंकि इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल भी आते हैं। ठीक है, तो हम आगे न्यूमेरिकल भी करेंगे इस पर। अभी बात कर लेते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय एन एल्गोरिथम और प्रोग्राम इन इट कंप्लीट execution is called time complexity, and generally it is denoted by Tn, which also depend on input size n। इसका भी इनपुट साइज n होता है, इनपुट साइज इसका n होता है, और ये डिपेंड किस पे करता है, Tn, मतलब टाइम पे आपका डिपेंड करता है। इसको डिनोट करते हैं T ऑफ n से। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें भी आपका क्या होता है, किसी भी एल्गोरिथम या प्रोग्राम को रन करने के लिए आपको कितना टाइम लग रहा है, ये उस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड होता है। तो आप देख सकते हैं, इसको 2 चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को आपको डिनोट करते हैं Tn से, और ये भी आपका इनपुट साइज़ पर डिपेंड होता है। ठीक है, तो अब ये हमारा आज का टॉपिक, मतलब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपके डिज़ाइन एनालिसिस एल्गोरिथम का ही पार्ट था। तो आपको भी ये समझ आ गया होगा क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गोरिथम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम क्या होती हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिथम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एल्गोरिथम की। तो देखिए, मैंने ये 5 लिखवाई हैं, वैसे और भी बहुत सारी होती हैं जो आपको मिल जाए बुक में, वो भी लिख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट जो है अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस मीन्स अनस्पष्ट, मतलब कि अनक्लियर। ठीक है, ईच स्टेप ऑफ एल्गोरिथम शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस मस्ट लीड टू ओनली वन मीनिंग। ठीक है, कि अनएम्बिगुअस का मतलब क्या हो गया कि आपका अनक्लियर। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि आपकी जो एल्गोरिथम होना चाहिए उसकी स्टेप क्लियर होनी चाहिए, एंड अनएम्बिगुअस होना चाहिए। अनएम्बिगुअस का मतलब क्लियर, मतलब जो आपने लिखा है वो आपका मतलब दिखना चाहिए आपने क्या लिखा है। मस्ट लीड टू ओनली वन मीनिंग, मतलब ये क्या बोल रहा है कि आपने जो एल्गोरिथम में जितनी भी स्टेप्स लिखी हैं, 1 बाई 1 स्टेप्स लिखी हैं आपने, फर्स्ट एल्गोरिथम की जो लाइन लिखी है उसका मीनिंग आपका स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि वो कह क्या रही है। तो वो आपकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है अनएम्बिगुअस। ठीक है, वो चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए, ताकि प्रोग्राम आपका उस चीज़ को समझ सके। दूसरा आपका क्या था, इनपुट। एन एल्गोरिथम शुड हैव 0 और वेल डिफाइंड इनपुट्स। आप किसी भी एल्गोरिथम के इनपुट दे सकते हो, 0 भी दे सकते हो, वेल डिफाइंड इनपुट भी दे सकते हो। वेल डिफाइंड मतलब पॉजिटिव नंबर्स, कुछ भी आप किसी चीज़ को शो कर सकते हो। ठीक है, वो 0 भी हो सकते हैं आपके इनपुट्स। और आउटपुट क्या होते हैं, एन एल्गोरिथम शुड हैव 1 और मोर
वेल डिफाइंड आउटपुट। आपका आउटपुट 1 भी आ सकता है और आपके मोर वेल डिफाइंड आउटपुट भी आ सकते हैं, ठीक है। ये आपके ये आपके एल्गोरिथम की कैरेक्टरिस्टिक्स है। फोर्थ आपकी क्या है, फाइनाइटनेस। फाइनाइटनेस में क्या होता है, एल्गोरिथम मस्ट टर्मिनेट आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप। क्या बोलता है कि एल्गोरिथम जो होना चाहिए वो फाइनाइटनेस होनी चाहिए, मतलब कि बहुत ज़्यादा टर्मिनेट ना करे। टर्मिनेट का मतलब कि बहुत ज़्यादा चीज़ें रिपीट ना हो, बार बार एक ही चीज़ को ना बोले जा रहे हैं, जिससे हमारी एल्गोरिथम रन कराने में मुश्किल हो रही है, ठीक है। तो आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप लेना चाहिए आपको, जिससे कि हमारी एल्गोरिथम फाइनाइटनेस ना हो उसमें, ठीक है। और डिफाइनाइटनेस में क्या होता है, इट मस्ट गिव डिज़ायर्ड सोल्यूशन। जो आपका फिफ्थ है डिफाइनाइटनेस, इसमें क्या होता है, इट मस्ट गिव डिज़ायर्ड सोल्यूशन। डिज़ायर्ड सोल्यूशन का मतलब कि आपका डिज़ायर्ड सोल्यूशन होना चाहिए, मतलब कोई भी आपने एल्गोरिथम लिखी है, ये नहीं कि उसका सोल्यूशन ही नहीं आ रहा है, उसका रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, तो आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट मतलब उसका रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। आपने जो एल्गोरिथम लिखी है उसका रिजल्ट आना चाहिए। एक आपकी होती है इनफाइनाइट। इनफाइनाइटनेस में क्या होता है, इनफाइनाइट में आपका क्या होता है कि कोई भी एल्गोरिथम है, ये फाइनाइटनेस होगी। इनफाइनाइट में कोई भी आपकी एल्गोरिथम है वो मतलब किसी भी इनफाइनाइट हो, किसी भी मतलब लैंग्वेज में आपकी इनफाइनाइट हो, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में हम उसको चला सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपके ये करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। आई होप आपको ये करेक्टरिस्टिक समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे एसिम्प्टोटिक नोटेशन की, ठीक है। एसिम्प्टोटिक नोटेशन हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।